Hello dear students, this is your science teacher VL ma'am, and in today's class we are going to discuss chapter number 1 of unit 1. So you can see मैंने अपने यहाँ पे एक सिलेबस लेके रखा है जो कि किस बुक का है अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज आप बुक सर्च करने में लग जाएंगे. सो पहले हम लोग चैप्टर 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे मूव करेंगे. ठीक है. सो एज यू कैन सी द चैप्टर 1 इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि जब कोई लिविंग बीइंग अपने ही जैसी सेम एक दूसरी लिविंग बॉडी को फॉर्म करता है तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हो. ठीक है. आप कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह. अब कैसे दिखते हैं ये इस बेसिस पे नहीं है कि आपका फेस कट आपके पेरेंट्स की जैसा है कि नहीं. द मेन थिंग इज द बॉडी स्ट्रक्चर. जैसे कि आपकी 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं. ठीक है. 1 नोज है, 2 आईज हैं. ठीक है. तो आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं. तो आप अपने पेरेंट्स की जैसे दिखते हैं. ठीक है. तो जैसे आप आपके पेरेंट्स से फॉर्म हुए हैं वो जो प्रोसेस उसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है. ओके. अब यहाँ सबसे पहले जो टॉपिक इन्होंने देकर रखा है वो है लाइफ स्पेन एंड इट्स स्टेजेस. अब लाइफ स्पेन का क्या मीनिंग होता है, द टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ. बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम होता है उसे बोला जाता है लाइफ स्पेन. ठीक है. इसको हम और एक्सपेंड करके अपने आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ हम लोग इसको कवर कर लेंगे. अभी सिर्फ मैं इसको समझा दे रही हूँ आपको कि ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन क्या है. ठीक है. उसके बाद हमको इसका स्टेजेस पढ़ना है. आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन है, उसका डेफिनेशन आएगा और उसके मोड्स मतलब उसके टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख के रखा है. सॉरी. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, एज यू कैन सी. ठीक है. तो ये अपने फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस है वो तो देख लिया है. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ. So this is your notes which is made by me और बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे. एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था और मैं बक करके पूरा पेज समझा दी थी. तो होता है कभी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ही नहीं हम लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है. ठीक है. चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी योर चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बता दी थी. ठीक है. अब आपका काम है इसको लिखना कि मैम ने क्या डेफिनेशन बताई थी. ठीक है. अब यहाँ हम बिल्कुल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं करेंगे. इसके पहले हमको लाइफ स्पेन को समझना ज़रूरी है. ठीक है. लाइफ स्पेन क्या होता है, जो बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम होता है. द टाइम बिटवीन बर्थ टू डेथ, दिस इज नोन एज लाइफ स्पेन. ठीक है. अब लाइफ स्पेन को भी इन्होंने डिफरेंट फेज में डिवाइड किया है कि पर्सन जब पैदा होता है या उसका बर्थ होता है वहां से लेकर डेथ तक के बीच में क्या क्या स्टेप्स होती है. ठीक है. सबसे फर्स्ट होता है आपका बर्थ, जब किसी लिविंग बॉडी का बर्थ होता है. ठीक है. उसके बाद वाली जो फेज होती है दिस इज नोन एज जुवेनाइल फेज. अब जो जुवेनाइल फेज होती है वो बर्थ के बाद एंड रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाली स्टेज होती है. मतलब कि ये वाली जो फेज होती है इसमें जो लिविंग बॉडी होती है वो ग्रो कर रही होती है और अपने आप को कैपेबल बना रही होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है. यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा इसके नेक्स्ट वाली फेज में जब वो अपने आप को फुली कैपेबल बना लेगी रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. देन आफ्टर आती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज. तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि जो लिविंग बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गई है और क्या करती है, अपने जैसे सिमिलर बॉडी को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है. रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ग्रोथ होती है, आफ्टर दैट
जो फेज आती है वो है एजिंग और सेनेसेंस। सॉरी, एजिंग और सेनेसेंस का मतलब होता है जैसे जो बुढ़ापा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बाद वाली स्टेज एजिंग, ये एजिंग मैंने जो बोला है वो ह्यूमन बीइंग के केस में, ठीक है। यहाँ ह्यूमन बीइंग के केस में इसको क्या बोलेंगे, एजिंग बोलेंगे। और अगर मैं प्लांट के केस में बात करूंगी तब मैं इसे क्या बोलूंगी, सेनेसेंस बोलूंगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। देन एजिंग और सेनेसेंस, बुढ़ापे के बाद क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि सारी जो एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है ह्यूमन बॉडी में वो ख़त्म हो गई है। ह्यूमन बॉडी क्या सारी लिविंग बॉडीज़ में ख़त्म हो गई है। उसके बाद क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी लाइफ स्पेन की फेजेस हैं, बर्थ फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग, सेनेसेंस और डेथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमको एक मोटा मोटा सा आइडिया इसका होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना कितना लाइफ स्पेन होता है, एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वाली वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो ह्यूमन बीइंग है वो 100 अबव 100 भी जा सकता है, बिलो 100 भी उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली वाली एज जो बुक के अकॉर्डिंग दी गई थी वो लिखी है, ठीक है। अब लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन होता है वो होता है मे फ्लाई का, ठीक है। ये एक सबसे छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, मे फ्लाई। अब सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म तो ये मैं समझ लेना कि यूनिसेल्युलर है, ठीक है। मतलब इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है, मतलब सिर्फ एक दिन का। एक दिन में इसका बर्थ भी हो जाता है, इसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है और इसकी डेथ भी हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज वन डे इंसेक्ट। सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ तो आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए, ठीक है। लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ पीरियड होता है टोर्टोइस का, जो आपका कछुआ होता है, ठीक है। वो 300 to 400 ईयर्स तक लिविंग कंडीशन में मेंटेन रह सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पैरट चाचा होते हैं हमारे, बोलने वाले, हरी मिर्ची खाते हैं, पैरट का लाइफ स्पेन होता है अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ लगाना ज़रूरी है, यहाँ नहीं लगाओगे तो चलेगा क्योंकि इसका तो वन डे ही होता है, ठीक है। लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पैरट का लाइफ स्पेन क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन होता है आपको पता ही है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग एक एवरेज लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपकी एनिमल्स की बात, ह्यूमन बीइंग्स की बात। प्लांट्स में जो बैनियन ट्री होते हैं या जो यूकेलिप्टस होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। बैनियन ट्री, यूकेलिप्टस, ये क्या होते हैं, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 1000 ईयर्स तक होती है। मतलब ये तो सबसे ज़्यादा लाइफ कंडीशन में रहने वाले लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पे, ठीक है। चलो, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे खुद से बना के लिखा है क्योंकि आप कोई भी डेफिनेशन वही हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात वही होना चाहिए कि एक लिविंग बॉडी सिमिलर लिविंग बॉडी को फॉर्म कर रही है, ठीक है। फिर आप उसको किसी भी वे में राइट डाउन कर सकते हैं, किसी भी वे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। So it is a process by which living organisms produce offspring of their own type, ठीक है। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या एक बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही जैसी एक बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बोला जाए तो सबसे मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये ऊपर तो जो जनरल, ठीक है, जानने वाली बात थी वो हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है,
ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी कि कौन कौन सा ऐसा लिविंग बींग्स है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सिर्फ एक बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें 2 पेरेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 पेरेंट्स नहीं होगा तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन अगर होगा तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो उससे जो बॉडी बनेगी, मतलब उससे बनने वाली बॉडी बिल्कुल एज इट इज उसी के जैसी होगी। ठीक है, और जो एज इट इज सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ठीक है, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, आफ्टर दैट ओनली माइटोटिक डिवीजन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे जो डिवीजन होगा, ठीक है, सेल्स के अंदर जो डिवीजन होगा, दैट इज माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन। आप माइटोटिक बोले या माइटोसिस बोले, कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, चलेगा। ओनली माइटोटिक डिवीजन टेकिंग प्लेस, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा ओनली। हिंदी में इसको मैं बोलूँ तो इसे बोला जाता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। मीन्स माइटोटिक डिवीजन भी होता है और मियोटिक डिवीजन भी होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस, बोथ डिविजन्स आर टेकिंग प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन। ठीक है, क्योंकि एज इट इज बॉडी फॉर्म हो रही है। जैसे कि आपने एक चीज से काट के दूसरी को अलग कर दिया, ये एक चीज से आप एज इट इज उसकी कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, काट के अलग नहीं कर दिया, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप सेम कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी कॉपी की जीरोक्स होती है। ठीक है, हमारी कॉपी की जीरोक्स होती है, जैसे अगर इस नोट्स की आपको जीरोक्स कराना है तो वो सेम ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इसका क्लोन हो गया। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लोन्स होते हैं, जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। मतलब उनका जेनेटिक बेसिस भी सेम होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशन आता है। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल क्या हुए, आपस में मिले और उन्होंने एक थर्ड बॉडी को फॉर्म किया। तो क्या ये बॉडी बिल्कुल एज इट इज ऐसी रहेगी या फिर ये बॉडी एज इट इज ऐसी रहेगी? ना तो ये ऐसी रहेगी ना ये ऐसी रहेगी, क्योंकि इसमें इसके भी कैरेक्टर आए हैं, इसके भी कैरेक्टर आए हैं। तो दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए? कोलैप्स हो गए हैं, और दोनों के कैरेक्टर कोलैप्स होने की वजह से थर्ड बॉडी फॉर्म हुई है। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर्स का कोलैप्स होता है, ये कभी कभी क्या हो जाता है? थर्ड कैरेक्टर को फॉर्म कर देता है, जो कि न्यू होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर कोई पेरेंट्स है, ठीक है, मदर एंड फादर। ठीक है, मदर एंड फादर दोनों दिखने में ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन इनसे जो न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म हुआ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो ये तो खूबसूरत थे नहीं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे। वैसे तो पेरेंट्स खूबसूरत ही होते हैं हमारे लिए। ठीक है, बट एक एग्जाम्पल है, तो ये तो इतने ज़्यादा सुंदर थे नहीं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये कैसे? तो इनके जो अच्छा दिखने वाला कैरेक्टर था वो कोलैप्स हो गया और उसने एक थर्ड कैरेक्टर को फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये जो थर्ड कैरेक्टर फॉर्म हुआ है ये क्या हो गया? वेरी हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि दोनों इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्या हुए हैं? आपस में कोलैप्स हुए हैं या आपस में मिले हैं, आपस में फ्यूज हुए हैं, और उसने क्या किया है? एक नए कैरेक्टर को फॉर्म कर दिया है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको आगे समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो फॉर्म होता है वो क्लोन होता है, और इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है ना।
तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो होता है आपका फिजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाम अलग अलग है। ठीक है, आप सबको रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि सबके रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर हम सबको एक जैसा नाम दे देंगे तो फिर हमें समझने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसके कैरेक्टर्स के बेस पे वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है उस बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिजन सबसे फर्स्ट टाइप है जो फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब अलग अलग होना। ठीक है, अब फिजन में भी जो उसका फर्स्ट टाइप है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो सबसे फर्स्ट जो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है, जैसे बाय का मतलब क्या होता है 2, मतलब एक पेरेंट सेल से क्या बनेगी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही है 2 डॉटर सेल्स, इसीलिए इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, जैसे एक पेरेंट सेल है जब इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होगा तो इससे 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। ये जो बाइनरी फिजन होता है इससे जो बनने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। इमॉर्टल का क्या मतलब होता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इमॉर्टल का क्या मतलब होता है अमर होती है जो। ठीक है, अमर होती है क्या मतलब जो कभी नहीं मरती है। ठीक है, नेचुरली अगर एक्सीडेंशली हुआ है या किसी डिजास्टर की वजह से सपोज इस अमीबा को हमने क्रश कर दिया है तो क्या ये मरेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तब ये मर जाएगा। ठीक है, बट नेचुरली जब इनमें डिवीजन होता है तब ये क्या होते हैं इमॉर्टल होते हैं। जैसे अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन हुआ है और 2 न्यूली डॉटर अमीबा बने हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे ग्रो करेंगे अपने आप को। ठीक है, ग्रो करने के बाद जब ये कम्प्लीटली ग्रो हो जाएंगे, जब रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाएंगे तब इनका फिर से रिप्रोडक्शन होगा और 2 डॉटर न्यू अमीबॉय बनेंगे। ठीक है, 2 न्यू डॉटर अमीबा फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर ये और ग्रोथ करेंगे, फिर डॉटर, तो देखो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ कोई किसी की डेथ नहीं हो रही, इसीलिए इसको क्या बोला है इमॉर्टल। तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप बाइनरी फ्यूजन। द सेकेंड टाइप इज मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन इसको क्यों बोला है आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है। 11th क्लास में याद आया प्लाज्मोडियम हमने कहाँ पढ़ा था, मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है, दिस इज द प्रोटोजोआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। खैर जो जनरल सा मीन है वो हमको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम का किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका MCQ बन के भी आ जाता है कभी कभी कि प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट ऑफ, तो हमको पता होना चाहिए कि मलेरियल पैरासाइट है। सॉरी, अब यहाँ पे जो सपोज ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो क्या होगा इसकी बॉडी के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होगा इसकी कॉपीज फॉर्म होगी। ठीक है, इसकी कॉपीज फॉर्म होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो जाएगी और इन कॉपीज के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी या ख़त्म होने लगेगी। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे ये फ्री हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिर ये फर्दर ग्रोथ करके एक मैच्योर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को बताना है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में जाके मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है, जो आपका होमवर्क रहेगा वो तो मैं आपको एंड में बता ही दूंगी क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो होता है बडिंग। पहला कौन सा था फ्यूजन में भी 2 टाइप हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। सेकंड टाइप है आपका बडिंग। ठीक है, बडिंग इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें बड का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बडिंग। अब बड क्या होती है, बड इज टाइनी ग्रोथ विच इज प्रोड्यूस ऑन द पेरेंट बॉडी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ऑन लगा दिया है तो ये ऊपर भी होती है और अंदर भी होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में ऑन लगाना सही नहीं है। ठीक है, तो बड इज अ टाइनी ग्रोथ विच इज प्रोड्यूस
ऑन दी पेरेंट बॉडी। चलो इसका डेफिनेशन ठीक करेंगे, ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो ये टाइनी ग्रोथ्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बड, और इसकी वजह से बड की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, बडिंग, ठीक है। अब ये जो बडिंग होती है अभी 2 टाइप की होती है, एक्सोजिनस बडिंग एंड एंडोजिनस बडिंग। अब एक्सोजिनस बडिंग जो होती है उसकी क्या डेफिनेशन है, आउट ग्रोथ मीन्स बड इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी की आउटर साइड पर, ठीक है, जैसे पेरेंट बॉडी है उसकी आउटर साइड पर, ठीक है, पेरेंट बॉडी की आउटर साइड पे जो बड, जो टाइनी ग्रोथ फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस बडिंग, ठीक है। ये किस में होती है, यीस्ट और हाइड्रा में होती है। यीस्ट और हाइड्रा आपके लिए न्यू नहीं है, आप लोग पहले भी इसका नाम सुन चुके हो, ठीक है। सो दिस इज द बॉडी ऑफ यीस्ट। यहाँ से क्या होगा, जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो यहाँ से एक टाइनी बर्ड क्या होगी, फॉर्म होगी। जब ये बर्ड कम्प्लीटली मैच्योर हो जाएगी तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, डिटेच्ड हो जाएगी और अपने आप को फ्री कर लेगी, ठीक है। फिर ये फर्दर मैच्योर होगी और जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगी, देन अगेन ये क्या करेगी, अपने ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन करेगी, ऐसे करके इसका रिप्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया है हाइड्रा, ठीक है। ये यहाँ सरफेस से अटैच्ड होता है, ठीक है। हाइड्रा में भी क्या होता है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जो इसको फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, बडिंग के थ्रू न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। जब ये अपने आप को मैच्योर कर लेता है तो यहाँ से डिटेच होके फ्री हो जाता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एंडोजिनस बडिंग, व्हेन द बर्ड ग्रो इनसाइड द बॉडी। अभी क्या हो रहा था कि बर्ड क्या हो रही थी, आउटसाइड द बॉडी फॉर्म हो रही थी, ठीक है। एंडोजिनस में क्या होगा कि जो बर्ड है वो इनसाइड द बॉडी फॉर्म होगी, ठीक है, व्हेन द बर्ड ग्रोज इनसाइड द बॉडी। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्जिला इसको बोलते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, इसीलिए इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्जी, मतलब इसकी बॉडी में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। अभी पोर्स तो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको डॉटेड करके बनाया है, ठीक है। तो एंडोजिनस बडिंग का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज की ये आउटर सरफेस है जहाँ पर टाइनी पोर्स है, ये उसका सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर ही क्या होते हैं, इसकी बर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गेम्यूल्स बोलते हैं, गेम्यूली, ठीक है, गेम्यूल बोलते हैं। जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है जिसको ओपनिंग बोलते हैं, ये ओपनिंग से क्या हो जाते हैं, आउटसाइड दी एनवायरनमेंट फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है इस गैम्बली का, ठीक है। अभी शायद आपको समझ ना आएगा, जब आगे और हमारी क्लास लगेगी तो वहाँ हम इसको समझ लेंगे, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, इतना समझना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है आपका स्पोर फॉर्मेशन। मेरा हाथ ज़्यादा ही हिल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप है क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर्स। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जू स्पोर्स, 2 टाइप्स नहीं है, आगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जू स्पोर्स, जू स्पोर्स का मतलब होता है कि जो मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट क्यों होता है, फ्लैजेला की वजह से होता है, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स आर मोटाइल एंड दे हैव फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। जिनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्लैजेला की वजह से, ठीक है। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास, और ये इसके ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है, 2 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाई फ्लैजिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पोर फॉर्मेशन का टाइप है वो है कोनिडिया, ठीक है। ये पेनिसिलियम में प्रेजेंट होता है। पेनिसिलियम को पता है क्या है, एंटीबॉडी है कि एंटीबायोटिक है, और इसको किसने डिस्कवर किया था आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपका होमवर्क है कि पेनिसिलियम क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोनिडिया, दिस आर नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड दे आर ऑलवेज इन चेन, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते, इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है, और ये ऑलवेज कैसे होते हैं, चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो अगर ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं तो ये पूरा का पूरा चेन क्या हो जाता है, मूवमेंट करता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर जिधर पर मूवमेंट करेगा ये चेन भी उधर पर मूवमेंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है बट इट्स ओके। नेक्स्ट जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, जैसे आपने एक बिस्किट लिया, उसको बीच में से तोड़ दिया तो उसका क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो स्पाइरोगायरा। ठीक है, हमारी लैब में भी रखा हुआ है स्पाइरोगायरा, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसको फिलामेंटस एल्गा बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है, बिल्कुल इस टाइप से नहीं होता है, लेकिन उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा अगर जब ये मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, इसकी बॉडी में फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे यहाँ से इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो ये क्या कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, फर्दर मैच्योर होकर मैच्योर स्ट्रक्चर में चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि ब्रेक डाउन होकर अपने आप को पीसेस में कन्वर्ट कर लेना और फिर मैच्योर होके वैसी ही फुल बॉडी जैसे पहले थी वैसी बन जाती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का प्लेनेरिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लेनेरिया में क्या होती है कि जब इसकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो इसका कोई भी पार्ट, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट क्या हो जाता है, पूरी फुल बॉडी में मैच्योर हो जाता है। ठीक है, कोई सा भी आप इसका पार्ट ले लो और वो पार्ट फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल फुल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी इसको रिप्रोडक्शन में रखना एक पहेली बना हुआ है कि इसको रिप्रोडक्शन में रखा जाए या नहीं। खैर वो तो फर्दर रिसर्च की बात है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें जो इसके कंपार्टमेंट्स है उससे फुल बॉडी का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी को फिर कभी जो ऑफलाइन क्लास चलेगी वहाँ समझ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर समझाना एकदम पॉसिबल नहीं था। वो जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तब अच्छे से समझ में आता है, इसलिए अभी मैंने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, सो आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, लेकिन अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी बिकॉज पहले मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना है कि आपको ठीक से समझ आ रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी दिक्कत हो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से पढ़ के मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और ये जो आपको पढ़ाया है आप एक बार इसको रीड आउट कर लो। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट डाउन कर देना कि क्या कन्फ्यूजन है और आप लोगों को ठीक से समझ आ रहा है या नहीं, या फिर कोई और तरीका यूज़ करें। जैसे मुझे तो लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और विज़न भी ठीक होगा इसका। बस वो मेरा हैंड थोड़ा सा हिल रहा है तो उसके लिए कोई स्टेबल चीज़ ढूंढेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर और सेफ रहिए, घर पर रहिए।